रिटायर्ड राम प्रसाद जी हर रोज़ अपने बेटे और बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। अब तो रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वे यही सोचकर हैरान रहते कि आखिर मेरी बहू और बेटे ऐसा क्या करते हैं कि बहू की चीख निकल जाती है। कभी बेड की आवाज़ तो कभी कुछ गिरने की आवाज़ों से राम प्रसाद की नींद गायब हो गई थी। तभी एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इसका पता लगाएंगे और जान कर रहेंगे कि उनके बहू बेटे के बीच ऐसा कौन सा प्यार होता है कि रात भर खटपिट मची रहती है। दरअसल राम प्रसाद जी की पत्नी नहीं है। 4 साल पहले ही वह गुजर चुकी है। घर में इकलौता बेटा विवान और उसकी पत्नी सुधा और राम प्रसाद को मिलाकर कुल 3 ही सदस्य रहते हैं। विवान प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करता है और सुधा भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। राम प्रसाद की भी पेंशन आती है, इसलिए खर्चे की फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। पत्नी के गुजर जाने के बाद राम प्रसाद बिल्कुल अकेले हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी विवान को माँ की कमी महसूस होने नहीं दी, बल्कि उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है। एक दिन राम प्रसाद जी विवान के कमरे के बगल से गुजर रहे थे तो खिड़की से देखा कि विवान का बेड पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। वो खिड़की से झांक ही रहे थे कि सुधा आ गई और बोली, अरे बाबूजी, आप मेरे कमरे में क्या ताक झांक कर रहे हैं। राम प्रसाद ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम लोग अभी जगे हो कि नहीं। सुधा ने तुरंत टोकते हुए कहा, बाबूजी, आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह से अपने बेटे और बहू के कमरे में ताक झांक करते हुए। यह गंदी बात है। फेसबुक कम चलाया कीजिए, वहाँ की वीडियो देखकर आप में भी चेंज दिख रहा है मुझे। राम प्रसाद तो हैरान हो गए कि बहू यह सब क्या बोले जा रही है। उन्होंने डांटते हुए सुधा से कहा, बहू, यह क्या बक रही है तू? तेरा दिमाग तो सही है। यही संस्कार दिए हैं तुझे तेरे घर वालों ने। शर्म नहीं आती तुझे अपने पिता समान बाबूजी से ऐसे बात करते हुए? छी, क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है। अब मैं अपने बेटे को सुबह देख भी नहीं सकता। ऐसा कुछ बड़बड़ाते हुए राम प्रसाद घर के बाहर चले गए। बाथरूम से विवान बाहर निकला और नाश्ता करने लगा। विवान ने कहा, अरे सुधा, बाबूजी कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। सुधा का तो खून जल रहा था। उसने गुस्से में कहा, मैं क्या जानूं तुम्हारे बाबूजी को, गए होंगे अपने बूढ़े दोस्तों के साथ गप्पे मारने कहीं। विवान ने कहा, आज फिर तुम बाबूजी को लेकर मुझसे बहस कर रही हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुधा का पारा और गर्म हो गया। वह बोली, शादी करा दो अपने बाबूजी की। बिना बीवी के बौखला गए हैं वो। रोज़ सुबह मेरे कमरे में आकर ताक झांक करते हैं। क्या पता रात में भी आते हों। पूछने पर कहते हैं कि देखने आया था कि विवान उठा कि नहीं। इसके बाद मुझे संस्कार सिखाने लगते हैं। विवान हंसते हुए बोला, अरे पागल, बाबूजी की आदत है। माँ के गुजरने के बाद वो हमेशा मेरा ख्याल इसी तरह रखते हैं। मैंने खाया कि नहीं, क्या खाया, कब सोया, कब जागा, वगैरह वगैरह। मेरी आदत थी रोज़ देर से सोकर उठने की, तो बाबूजी ही रोज़ मुझे आकर जगाते थे और नाश्ता बनाकर खिलाते थे। बात रही शादी की, तो अगर उन्हें करना होता ना तो कब की कर चुके होते। मेरे पालन पोषण के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बाबूजी कभी गलत हो ही नहीं सकते। अभी तुम्हें आए 4 महीने ही हुए हैं, धीरे धीरे जान जाओगी मेरे बाबूजी को। इतना कहकर विवान ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल दिया। 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी सुधा के मन से कड़वाहट नहीं गई। उसने सोच लिया था कि वह विवान को लेकर अलग रहेगी। इस बारे में जब उसने विवान से बात की तो उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि बाबूजी का हमारे सिवाय है ही कौन। अगर हम अलग हो जाएंगे तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा। विवान ने यह बात यहीं पर ख़त्म कर दी, लेकिन सुधा को तो आज़ादी चाहिए ही थी, क्योंकि बाबूजी के रहते वह अपने मन का नहीं कर पा रही थी। ना तो सहेलियों को घर पे बुलाकर पार्टी कर सकती थी और ना ही बाहर जाकर एंजॉय कर सकती थी।
क्योंकि विवान ने अपने बाबूजी की दवा और खाने पीने की जिम्मेदारी उसे सौंप रखी थी। अब सुधा ने उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया। कभी खाना नहीं बनाती, बनाती भी तो देर से बनाती, कभी रामप्रसाद की दवा में इधर उधर कर देती। एक रात की बात है, रामप्रसाद बरामदे में सोए हुए थे कि विवान के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो दौड़ कर गए और खिड़की के पास पहुँचे तो सुना कि विवान और सुधा में बहुत ज़ोरों से झगड़ा हो रहा था। सुधा कह रही थी कि मुझे बाबूजी के साथ नहीं रहना है, या अपने बाबूजी के साथ रहो या मेरे साथ। विवान बार बार यही कह रहा था कि वह बाबूजी को नहीं छोड़ सकता। रामप्रसाद बिना कुछ बोले ही चुपचाप वहाँ से वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। सारी रात करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आज वास्तव में रामप्रसाद को अपनी पत्नी की याद आ रही थी, क्योंकि वो सोचने लगते कि चलो अच्छा हुआ उनकी पत्नी जीवित नहीं है, वरना यह सब देखकर वह वैसे भी मर ही जाती। किसी तरह सुबह हुई। घर में एकदम सन्नाटा सा बिखरा था। कोई किसी से बोल नहीं रहा था। ऐसे ही करके 2 दिन बीत गए। सुधा अलग अपनी जिद पकड़कर बैठी हुई थी, विवान अलग टेंशन में था, और रामप्रसाद पर क्या गुजर रही थी यह तो कोई समझ ही नहीं सकता। तीसरे दिन सुधा ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन भर बिस्तर पर लेटी रही, उठी ही नहीं। अब रामप्रसाद का सब्र जवाब दे रहा था। शाम को उन्होंने विवान को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, देखो बेटा, एक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तू बहू की बात मान ले। बेटा, अगर तुम लोग खुश ही नहीं रहोगे तो मैं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा? कैसे उससे कह पाऊंगा कि उसके छोड़े हुए एक बेटे को मैं खुश नहीं रख पाया? तू एक काम कर, पास के शहर में एक नया वृद्धाश्रम खुला है, तू मुझे वहीं ले चल सुबह, और बहू से बोल दे कि उसकी समस्या खत्म हो गई, अब खाना खा ले। विवान बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कल की आई लड़की के लिए मैं आपको छोड़ दूं? ये कभी नहीं होगा। रामप्रसाद ने उसे फिर समझाया, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब कितने दिन जीऊँगा? तुम्हारे आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा परिवार है, अगर वो खुश रहेगी तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। अब तू कुछ बोलेगा नहीं, तुझे मेरी और तेरी मरी हुई माँ की सौगंध। विवान का मुंह ही जैसे किसी ने सिल दिया। वह कुछ बोला नहीं। उसने जाकर सुधा से सारी बात बताई। सुधा तो खुश हो गई और उठकर खाना बनाया और हंसी खुशी सबको खाना खिलाया। रामप्रसाद को दुख तो था, पर सुकून भी मिल रहा था कि उसके परिवार में खुशी वापस लौट आई है। आज की रात रामप्रसाद को अच्छी नींद आई, लेकिन विवान सो नहीं सका। वह रात भर सोचता रहा कि उसके बाबूजी ने उसे किस धर्म संकट में डाल दिया है। खैर, किसी तरह सुबह हुई। सुबह होते ही विवान ने देखा कि बाबूजी ने एक छोटे से झोले में अपने कुछ कपड़े भरकर तैयार होकर बैठे थे। वह सोचने लगा कि किस तरह से उसके बाबूजी बचपन में उसका स्कूल का बस्ता तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते थे, और आज विवान के उसी पुराने स्कूल के बस्ते में बाबूजी अपना कपड़ा भरकर तैयार हैं, और इस बार उन्हें विवान छोड़ने जा रहा है, वो भी ऐसे स्कूल में जहाँ कभी छुट्टी नहीं होती है। विवान की आंखें नम हो गई। वह भी तैयार होकर बाबूजी को लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर बाबूजी उसे समझाते रहे कि बेटा, हमेशा खुश रहना, कभी बहू से झगड़ा मत करना। घर की अलमारी में ज़मीन जायदाद की वसीयत रखी हुई है, मेरे मरने के बाद तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारे नाम जो फिक्स डिपॉजिट किया था उसके कागजात भी वही हैं, संभाल कर रख लेना। और मेरे खाते में जो पेंशन आती है उसे भी निकाल लिया करना, चेक बुक साइन करके रख दिया है। अब विवान का मन रोने का हो रहा था, पर वह अपने आप को रोके हुए था। वह वृद्धाश्रम पहुंच गया और बाबूजी को छोड़कर वापस आ रहा था कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। तो विवान ने झट से फ़ोन उठा लिया और उधर से आवाज़ आई, अरे विवान, कहाँ हो? बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ दिए कि नहीं?
विवान ने कहा, हाँ सुधा, छोड़ दिया बाबूजी को वृद्धाश्रम। अब तुम्हारी टेंशन खत्म। अब चाहे 8 बजे सोकर उठो या फिर 10 बजे सोकर उठो या फिर उठो ही मत, कोई बोलने वाला नहीं है। सुधा बोली, हाँ यार, सच में बाबूजी से मैं एकदम ऊब चुकी थी। हर बात पर सहूर सिखाते रहते थे, ये ना करो, वो ना करो, और ऊपर से रोज़ एक फरमाइश ज़रूर रहती थी, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। और आजकल तो हर महीने उनके फ़ोन में रिचार्ज करवाना पड़ता था। बोलते थे रामायण देखना है, भजन सुनना है। अब वृद्धाश्रम में रहेंगे तो अपने पैसे भी बचेंगे और उनकी फरमाइशें भी नहीं रहेंगी। अरे विवान, एक बात तो भूल गई यार, बाबूजी से पूछ लो कि अम्मा जी की अलमारी की चाबी कहाँ रखे हैं। उस अलमारी से पुराने कपड़े निकाल कर मैं अपने कपड़े रखूँगी, क्योंकि मेरी अलमारी अब भर चुकी है। विवान ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। ठीक है, अभी ज़्यादा दूर आया नहीं हूँ, वापस जाकर पूछ लेता हूँ। इतना कहकर विवान फिर से वृद्धाश्रम की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखता है तो उसके बाबूजी एक बुजुर्ग आदमी से खूब हंस कर बतिया रहे थे। विवान ने अपने बाबूजी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उससे रहा नहीं गया, वह पास गया और उस दूसरे बुजुर्ग आदमी से बोला, लगता है आप लोगों की काफ़ी जान पहचान हो गई है थोड़ी ही देर में। उस आदमी ने विवान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, हम लोग आज नए नहीं मिले हैं, हम बहुत पुराने मित्र हैं। बस काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हो रही थी, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। दरअसल इस वृद्धाश्रम का मैनेजर मैं ही हूँ। विवान बोला, तो आप इनको कैसे जानते हैं? इतना सुनते ही विवान के बाबूजी ने उस वृद्धाश्रम के मैनेजर की ओर कुछ इशारा किया, लेकिन वे समझ ना सके और विवान से बोले, ऐसा है कि मैं पहले एक अनाथ आश्रम चलाता था और राम प्रसाद की कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने मेरे अनाथ आश्रम से एक गरीब बच्चा गोद लिया था और आज बड़ा होकर उसी बच्चे ने इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। हम इसी बात पर हंस रहे थे कि जिस बच्चे को बचपन में इन्होंने सहारा दिया, आज उसी बच्चे ने इनको बोझ समझकर बेसहारा छोड़ दिया है। ऊपर वाले का खेल भी बड़ा निराला है। इतना सुनकर तो विवान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपने बाबूजी की तरफ देखा और उसकी आंखें पानी से भर गईं। विवान ने दौड़कर बाबूजी को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज ये क्या करने जा रहा था? जिस इंसान के पैर धोकर पीने चाहिए थे मुझे, उसी को पत्नी की बातों में आकर बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा था मैं। मेरी पत्नी ने आपके साथ इतना सब किया, फिर भी आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि मैं अनाथ हूँ। क्यों बाबूजी, क्यों? आप इतना सब क्यों सहते रहे? बाबूजी ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दूँगा कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। विवान अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, चलिए बाबूजी, घर चलिए। जिस तरह आज तक आपने मेरी गलतियां माफ़ की, आज एक आखिरी गलती और माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। बाबूजी ने कहा, नहीं बेटा, अब मुझे यहीं रहने दो, क्योंकि मेरा घर जाना तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम्हें परेशान करेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी वजह से परेशान रहे। और वैसे भी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, पुराना दोस्त जो मिल गया है। विवान बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा बाबूजी। अब मुझे पत्नी नहीं, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। इतना कहकर वह बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा। ये सब देखकर मैनेजर साहब से रहा नहीं गया। वे बोल पड़े, अरे राम प्रसाद, काहे जिद पकड़ लिए हो भाई? अब बेटे को गलती का एहसास हो गया है, माफ़ कर दे यार, जा घर जा। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बाबूजी ने विवान को उठाया और बोले, ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं, लेकिन कभी मेरी वजह से कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं खुद ही वृद्धाश्रम चलाऊँगा, लेकिन अपनी पत्नी से मेरे लिए झगड़ा मत करना। विवान बाबूजी से लिपट गया और बोला, बस कीजिए बाबूजी,
अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार कर रहूँगा। विवान बाबूजी को लेकर वापस घर चल दिया। इधर सुधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि उसे आज़ादी मिल चुकी है। रास्ते में आते वक्त विवान ने सुधा के माता पिता को फ़ोन करके कह दिया कि आकर अपनी बेटी को वापस ले जाएं। रामप्रसाद ने विवान को रोकने की कोशिश की, पर विवान ने साफ साफ कह दिया, बाबूजी आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जो कर रहा हूँ मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सुधा को सुधारना ही पड़ेगा। अगर वो सुधर गई तो ठीक, वरना हमेशा के लिए उसे अपने माँ बाप के घर पर ही रहना होगा। और आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको मेरी कसम। रामप्रसाद चुप हो गए। विवान घर पहुंचा तो बाबूजी को साथ देखकर सुधा के होश उड़ गए। तभी सुधा के माता पिता भी पहुंच गए। विवान ने सुधा को डांटते हुए कहा कि अपना सामान पैक करो और जाओ अपने माता पिता के साथ। आज से तुम आज़ाद हो, अपने मन की करो, जो करना चाहो वो करो। मैं अकेले ही अपने बाबूजी का ख्याल रख लूँगा। सुधा भी ताव में आकर अपने माता पिता के साथ चली गई। अब विवान और उसके बाबूजी आराम से रहते हैं अपने घर में।